जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें मैंने आपको बताया था कि हिटलर है वो नाज़ी पार्टी का लीडर था। हिटलर ने नाज़ी पार्टी बनाई थी। मैंने आपको बताया था 1945 में हिटलर है उसने आत्महत्या कर ली थी जैसे ही सेकेंड विश्व युद्ध में वर्ल्ड वार में हिटलर है वो हारा था। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जर्मनी डिफीट हुआ था। 1914 में ये वर्ल्ड वार हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। तो आपने देखा था कि उसको अलाइज कंट्री से है वो एक पीस ट्रीटी करनी पड़ी थी ताकि वाइमार रिपब्लिक है उसको बनाया जा सके, जो कि ट्रीटी थी वर्साई की ट्रीटी। तो आज देखेंगे आप इफ़ेक्ट ऑफ द वार। कहते हैं कि वार का बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा था एंटायर कंटिनेंट पर, साइकोलॉजिकली भी और मेंटली भी। फॉर ए कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पहले ये दूसरे देशों को, यूरोप है दूसरे देशों को पैसे देता था, अब खुद ही एक डेटर बन गया दूसरे देशों से उधार लेने वाला। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। जो पुराना एम्पायर था इनकी जर्मनी था उसके पापों की सजा इस वाइमार रिपब्लिक को मिली थी। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट। और जो वाइमार रिपब्लिक है उसको जब जर्मनी को रिपब्लिक किया गया था वाइमार नामक जगह पर, तो उसको जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस भी देश का जितना भी लॉस हुआ था उसके लिए दोषी माना गया था और उस पर कंपनसेशन लगाया गया था। दोज हु सपोर्टेड द वाइमार रिपब्लिक, उन जिन भी लोगों ने वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया है जैसे सोशलिस्ट हो गए, कैथोलिक्स हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, उनको कंजर्वेटिव्स ने अपना टारगेट बनाया और दे वर मोकिंगली का मतलब होता है बेटा मजाक में, उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता था। मजाक में उनको क्या कहा जाता था? नवंबर क्रिमिनल्स। और आपको पता है कि इस वार का पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। सोल्जर्स हैं वो केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन, सोल्जर्स को है ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था सिविलियन से। पॉलिटिशियंस और पब्लिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मैन टू बी एग्रेसिव। ये कहा गया था कि जो मैन है उसको एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मस्कुलाइन होना चाहिए। मीडिया ने ग्लोरीफाई किया था ट्रंच लाइफ को, खाई में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्लोरीफाइड किया था। ट्रूथ वाज दैट सोल्जर्स लिव, जबकि सच्चाई तो ये है कि जो लोग ट्रंचेज में रहते थे उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी। ट्रेप्ड विद रैट फिटिंग, आपको पता है वहाँ पर है ना जो रैट होते थे वो मरी हुई लाशों को, कॉर्प्स मतलब होता है लाशों को खाते रहते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैसेस, वहाँ पर पॉइजनस गैसी होती थी और कई बार है ना इनेमी है वो बम वगैरह भी घेर देते थे। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ओनर एक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्केयर। और आपको पता है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था। और डेमोक्रेसी है वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, मतलब बहुत ही नाजुक आइडिया था और उसका सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल था उस समय में। तो बेटा आपने देखा किस प्रकार से इफ़ेक्ट्स पड़ा वार का, किस प्रकार से वार है उसने किस तरह से प्रभावित किया यूरोप को। तो अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। बेटा अब हम देखेंगे किस प्रकार से जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आई और इकोनॉमिक क्राइसिस का उसने कैसे सामना किया। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस समय में जो जर्मनी की करेंसी थी वो मार्क थी, ठीक है। पहले क्या थी? जर्मनी की करेंसी मार्क थी। देखिए बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, जैसे ही वाइमार रिपब्लिक का बर्थ हुआ उसी तरह से स्पार्टिस्ट लीग है उसने भी अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो जो वर्कर्स थे जो सेलर्स थे काफ़ी सिटीज़ में है ना उन्होंने सोवियत एस्टेब्लिश कर ली। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन का चेंज होता जा रहा था और ये अपोज कर रहे थे सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स हैं वो वाइमार में मिले और उन्होंने सोचा कि अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देने का समय आ गया है। वाइमार रिपब्लिक ने क्रस्ट कर दिया सारी ही अपराइजिंग को विद द हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कोप्स। और अनकम्युनिस्ट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द, और जो दुखी हुए स्पार्टिस्ट थे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी है वो जर्मनी में बना ली थी। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हैं उनके विचार मेल नहीं खाते थे। कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, वो दोनों हिटलर के अगेंस्ट तो थे पर दोनों का एक कॉज नहीं था, एक ही कारण नहीं था, दोनों अलग अलग कारण से इसके अगेंस्ट थे। तो देख
पा रहे होंगे आप, बोथ रिवोल्यूशनरी और मिलिट्री नेशनलिस्ट हैं, वो ये चाहते थे कि परमानेंट सोल्यूशन है। क्राउड का मतलब होता है बेटा डिज़ायर थी, उनकी इच्छा थी कि परमानेंट सोल्यूशन है वो ढूंढ लिया जाए। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। ये ज़्यादा तब हाईलाइट हुआ जब इकोनॉमिक क्राइसिस है। जर्मनी हैड फोर्ट द वार, जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था वो दूसरे देशों से लोन ले लेकर लड़ा था। तो अब टाइम आ रहा था कि उसको वापस करे, तो वापस करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने गोल्ड देना शुरू किया। दिस डेप्लेटेड का मतलब होता है कम। तो जर्मनी के पास गोल्ड के रिजर्व हैं वो कम होने लग गए। 1923 में जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे, जर्मनी ने मना कर दिया दूसरे देशों को पे करने से। तो फ्रांस है बहुत ज़्यादा पैसा मांगता था। फ्रांस ने उसके इंडस्ट्रियल एरिया रूअर पर कब्जा कर लिया। उसने कहा तुम पैसे नहीं देते तो भाई मैं इस एरिया पर कब्जा कर लेता हूँ। वो कोयले का वहाँ पर बहुत अच्छा भंडार था। जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई में रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस, उसने ना बहुत ज़्यादा पेपर नोट छापने शुरू कर दिए। बेटा हमारे देश के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास भी तो मशीनें पैसे छापने की, हम क्यों नहीं छापते ऐसे, क्योंकि इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो जर्मनी ने क्या किया, उसने पेपर करेंसी को छापना शुरू कर दिया। और ज़्यादा पेपर करेंसी के छापने से जो उस समय जर्मनी की करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू गिर गई। यूएस के मुकाबले देखें तो एक यूएस डॉलर है 24,000 मार्क के बराबर था। फिर उसने और करेंसी छापी तो 3,53,000 मार्क के बराबर हो गया, और छाप ली तो आप देख पा रहे होंगे कितने मार्क के बराबर हो गया। तो यूएस की मार्क की वैल्यू है वो गिरती जा रही है, आप देख रहे हैं। दिसंबर आते आते ये हाल हो गया था कि ये ट्रिलियंस में चला गया। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, जैसे ही वैल्यू है मार्क की कोलैप्स होती जा रही थी, प्राइसेस हैं गुड्स के बढ़ते जा रहे थे। और आप इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये इमेज है, इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश की है कि लोग बास्केट्स में भरकर पैसा लेकर जाते थे और एक ब्रेड है वो खरीद कर लाते थे। तो किस प्रकार से प्राइस है वो राइज हो रहे थे, ये आपको दिखा रहा है। इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग का लोड ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय ए लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। इससे लोगों दूसरे देशों को है जर्मनी से सिंपैथी होने लग गई। और जर्मनी में ये संकट की वजह से, क्राइसिस की वजह से क्या आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होता है ऐसी सिचुएशन जब प्राइस हैं बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा राइज, यानी कि आप सोच पा रहे होंगे कि एक ब्रेड को लाने के लिए एक कार्ट भर के पैसा ले जाना पड़ता था, तो कितना प्राइस राइज हुआ होगा। इवेंचुअली द अमेरिका इंटरवेंट, और अमेरिका ने इंटरफेयर किया। अमेरिका ने जर्मनी को इस विपत्ति से निकालने के लिए डाविस प्लान दिया और कोशिश की कि जो है जर्मनी का फाइनेंशियल बर्डन है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो अमेरिका ने उसकी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने में हेल्प की। कौन सा प्लान दिया, डेविस प्लान दिया। तो आपने आज क्या पढ़ा है बेटा, एक तो इफेक्ट पढ़ा है युद्ध का 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1918 में ख़त्म हुआ था, उसका क्या इफेक्ट पड़ा था यूरोप के देशों पर। फिर आपने पढ़ा कि जर्मनी है उसको बहुत सारा पैसा दूसरे देशों को लौटाना था, तो उसने किसका सहारा लिया, पहले तो गोल्ड दिया, गोल्ड डिप्लीट होता गया तो दूसरे देशों ने उसके जो इम्पोर्टेंट एरिया था कोल का गूहर, उस पर अपना कब्जा कर लिया। फिर किस तरह से उसने करेंसी मार्क को अनलिमिटेड छापना शुरू कर दिया और इन्फ्लेशन आ गया जर्मनी में, और अमेरिका ने किस प्रकार से डेविस प्लान देकर उसकी हेल्प की। तो बेटा बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ओके बेटा, थैंक यू।